नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ही कैंपस पर। दोस्तों, मध्यकालीन राजस्थान पूरा होता है। जितने भी प्रमुख राजवंश थे वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे राठौड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, कच्छावा राजवंश, जो भी हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे वो सारे के सारे राजवंश पूरे हो चुके हैं। और मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो था अपना मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ में गुहिल और सिसोदिया राजवंश, वो किया कंप्लीट। अब दोस्तों आते हैं अपने आधुनिक राजस्थान के इतिहास पर। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले हमको पढ़ना 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो हुई, इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से, लेकिन इसका प्रभाव राजस्थान में भी था। तो हमें यह क्रांति जो है 1857 की क्रांति जो है राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी। इस क्रांति के राजस्थान में कौन से प्रमुख केंद्र थे, या राजस्थान में कौन से इसके प्रमुख नेता थे, और राजस्थान में क्या हुआ था, कैसे विद्रोह हुआ था, और किस तरीके से इस क्रांति ने राजस्थान में अपना नाम किया था। तो यह जो है, यह परीक्षा की दृष्टि से हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आधुनिक राजस्थान के जो भी टॉपिक्स है वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो, या फिर हमारा सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान का एकीकरण। तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो सारे के सारे महत्वपूर्ण। सबसे पहले 1857 की क्रांति। अब क्रांति को करने से पहले हम थोड़ा सा इंडेक्स देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या। सबसे पहले हम जानेंगे परिचय। परिचय की क्रांति होती क्या है, क्रांति का अर्थ क्या है, और यह क्यों क्रांति कहलाई। भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी यह कहलाता है। क्यों कहलाता है, आखिर उसमें हुआ क्या था। इसके बाद इसके कारण, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां हुई या ऐसी क्या स्थितियां हुई जिसकी वजह से लोगों ने इतने बड़े स्तर पर विद्रोह किया था अंग्रेजी शासन का। अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी थी पूरी तरीके से, बस उखाड़ के फेंकने ही वाले थे, लेकिन फेंक नहीं पाए। तो उसके कारण क्या थे, सबसे पहले ये क्यों ऐसी स्थिति बनी थी, आखिरकार क्या राजनीतिक कारण था, क्या आर्थिक कारण था, क्या सामाजिक कारण था, जिनकी वजह से लोगों के मन में क्रांति करने का भाव आया और उन्होंने इतने बड़े स्तर पे अंग्रेजों का विरोध किया था। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण आता है तात्कालीन कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। अब दोस्तों अंग्रेजों को शासन करते हुए भारत पर लगभग से 100 साल हो गए थे। तो उस 100 साल में कुछ चीजों की वजह से भारतीयों के मन में क्या, असंतोष की भावना, नफरत की भावना, गुस्से की भावना पैदा हो रही थी। लेकिन कह सकते हैं कि यह एक ज्वालामुखी के रूप में, यह जो असंतोष था एक ज्वालामुखी के रूप में उबल रहा था धरती के नीचे। अब इस ज्वालामुखी का ढक्कन किस चीज से हटा था, वो था इसका तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण को भी जानेंगे कि तात्कालिक कारण था क्या, और यह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधा सवाल पूछा जाता है कि तात्कालिक कारण क्या है। इसके बाद दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्रांति की शुरुआत। अब शुरुआत में दोस्तों 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। पहली तो मंगल पांडे की घटना। आखिर मंगल पांडे ने विद्रोह क्यों किया था और क्यों 2 अंग्रेजी शासकों, 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी थी। तो मंगल पांडे, और दूसरा आएगा अपना किस तरीके से मेरठ की छावनी ने विद्रोह किया था। मेरठ की छावनी ने कैसे विद्रोह कर दिया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें मुख्य रूप से राजस्थान पे आना। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र। दोस्तों राजस्थान के अंदर क्रांति के प्रमुख केंद्र जो थे, जो अंग्रेजों की सैनिक छावनियां थी, वही थे मुख्य रूप से नशीराबाद, नीमच, एरनपुरा और अपना देवली।
तो यह सब जो थे यहाँ पर आखिर हुआ क्या, इसके बाद कोटा में भी क्या हुआ था, अलवर में क्या हुआ, धौलपुर में क्या हुआ, भरतपुर में क्या हुआ। तो मुख्य केंद्र जो राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि वहाँ आखिर हुआ क्या था, कैसे क्रांति हुई, कैसे लोगों के मन में क्रांति करने का भाव आया, किस प्रकार उन्होंने विद्रोह किया, इनके प्रमुख नेता कौन थे, उसका प्रभाव क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज आती है कि क्रांति की असफलता के पीछे कारण क्या थे। असफलता के कारण, तो यह दोस्तों महत्वपूर्ण बातें जी थी जो हमें वास्तव में पढ़नी है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है तात्कालिक कारण क्रांति की शुरुआत और साथ ही साथ में अपने को राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र, ये हमारी परीक्षा के लिए राजस्थान का संदर्भ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले परिचय से। परिचय मतलब क्रांति होती क्या है, पहले ये चीज जानते हैं। दोस्तों क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब यह होता है कि कोई भी अचानक से बहुत बड़ा बदलाव, उसे क्या कहते हैं हम? क्रांति, या इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब दोस्तों ये होती कैसे है, इसका छोटा सा उदाहरण मैं देखूं। जैसे हमारे देश के अंदर 1857 के अंदर अंग्रेजी सत्ता को क्या है, चुनौती दी गई थी। हमारे देश में विभिन्न जगहों पे भारतीय शासकों ने, सैनिकों ने अंग्रेजों की चुनौती को क्या दी थी, अंग्रेजों के शासन को एक चुनौती दी थी। अगर वो अंग्रेजी शासन को पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक देते और एक नई शासन व्यवस्था स्थापित कर देते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रांति। तो क्रांति का मतलब क्या है कि कोई पुरानी व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से उखाड़ के फेंकना और एक नई व्यवस्था स्थापित कर देना। जैसे इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूं, जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र आना, ठीक है। जैसे किसी राजा का शासन हटा के लोकतंत्र को स्थापित कर देना, सिंपल शब्दों में ये। हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम देखते हैं कि क्रांति होती कैसे। क्रांति होती है विरोध से या विद्रोह से। क्रांति होती कैसे? विरोध से या विद्रोह से। अब होता क्या है कि कोई भी जो शासन में या जो शासक है उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसके विरोध में आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण लेता हूं इसका भी। हमारे देश में जो सैनिक थे उन्होंने क्या है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या है, हथियार उठा लिए। या कह सकते हैं आम जनता, आम किसानों ने अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध क्या हुआ, हथियार उठा लिया था। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? विद्रोह। अब विद्रोह जब पूरी तरीके से सफल हो जाता है तब उसे क्या बोलते हैं? क्रांति। अगर ये विद्रोह जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों की सत्ता को पूरी तरीके से उखाड़ के हम फेंक देते, तो यह विद्रोह क्या बन जाता? क्रांति। तो अंग्रेजों की सत्ता हट जाती और भारत में भारतीयों की सत्ता वापस स्थापित हो जाती। तो विद्रोह क्या होता है? सैनिकों के द्वारा या आम जनता के द्वारा शासकों के प्रति हथियार उठा ले, उसे हम बोलते हैं विद्रोह। अब दोस्तों अंग्रेजों ने जो हमारे देश में शासन स्थापित किया था वो कब किया था? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में पलासी का एक युद्ध हुआ था। पलासी एक जगह है दोस्तों बिहार में। बिहार के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, 1857 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था। इसमें सिराजुद्दौला जो था वो
हार गया और अंग्रेजों ने पहली बार भारत के किसी क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया था 1757 ईस्वी में। पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, अब शुरुआत की थी इन्होंने बंगाल से। शुरुआत कहां से की थी इन्होंने? बंगाल से। अब बंगाल के बाद में दोस्तों 1757 में अंग्रेजों ने पहली बार अपना शासन स्थापित किया बंगाल में। फिर अगले 100 वर्षों में 1757 से 1857 1757 से 1857 ईस्वी तक 100 सालों में 100 सालों में इन्होंने भारत के लगभग 2/3 हिस्से पर, भारत के लगभग 2/3 हिस्से पर क्या है, अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। अपना कब्जा स्थापित कर लिया मतलब भारत के अंदर शासक थे, जो भी राजा महाराजा नवाब थे, उनको हरा के इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर लिया। मतलब अब ये राजा के रूप में स्थापित हो गए थे भारत के 2/3 भाग पर। अब जब शासन अंग्रेजों के हाथ में आया तो हजारों बार अंग्रेजों के शासन को क्या है, चुनौती दी गई थी। कभी यह चुनौती किसानों ने दी, कभी यह चुनौती सैनिकों ने दी, तो कभी यह चुनौती जनजातियों ने दी। अब दोस्तों होता क्या था कि अंग्रेज जब अपना शासन चलाते थे तो ये शासन अपने हिसाब से चलाते थे। पहले जो शासन चलता था, अंग्रेजों से पहले राजा महाराजा जो राज करते थे वह अपने तरीके से करते थे, उन्होंने जनता से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से जनता पर क्या है, अपना अधिकार स्थापित करना था, जनता पर अपना अधिकार स्थापित करना। तो दोस्तों ये जो हजारों चुनौतियां अंग्रेजों के सामने आई, ये हजारों बार विद्रोह जो हुआ छोटे स्तर पे, यह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ क्यों था? आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया कि हर बार लोग आए इनके विद्रोही हो जाते थे? अब यह क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने शासन को इस तरीके से चलाती थी कि ये लोगों का बड़े स्तर पे शोषण करती थी, लोगों का बड़े स्तर पे शोषण करती थी। अब दोस्तों यह आए तो व्यापारी के रूप में थे भारत में। 1600 ईस्वी में यह 1600 ईस्वी में भारत में पहली बार व्यापारी के रूप में आए, लेकिन यह शासक बन गए। ये क्या बन गए? शासक। अब शासक बन के इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों का आर्थिक शोषण, मतलब लोगों को दिन रात इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। तो अब यह परेशानी कैसे लोगों के सामने खड़ी हुई, जिसमें हम देखेंगे क्या कारण, कि आखिर इस क्रांति के पीछे, इस विद्रोह के पीछे कारण क्या था। तो आपको ये समझ में आया कि 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में अपना शासन स्थापित किया और लगभग से 100 सालों 1857 ईस्वी तक 2/3 भाग पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। और इस 100 सालों के अंदर हजारों बार अंग्रेजों ने क्या है, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है, भारतीयों के विरोध का सामना किया। अब यह जो शासन हुआ, यह क्या हुआ कि भारतीयों के आर्थिक शोषण के रूप में भारतीयों के मन में एक असंतोष का भाव पैदा कर रहा था, एक गुस्से का भाव पैदा कर रहा था। तो इस नफरत की भावनाएं, गुस्से या इस असंतोष के पीछे कारण क्या थे, उन्हें देखते हैं। तो यह तो है परिचय। सिंपल क्या होता है, क्रांति क्या होती है? सबसे पहले क्रांति एक बहुत बड़े स्तर का बदलाव, अचानक एक बहुत बड़े स्तर का बदलाव, जो शुरू किससे होता है? विद्रोह से या विरोध से। अब अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया, लगभग 100 सालों में उन्होंने क्या कर दिया, भारत पे 2/3 हिस्से पे कब्जा कर लिया। अब उनके शासन से लोगों के मन में किस प्रकार असंतोष पैदा हुआ या उस असंतोष के कारण क्या थे, वो देखते हैं। क्रांति के कारण। दोस्तों ये जो क्रांति हुई थी, इसमें क्या देखेंगे हम, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों को क्या अंग्रेजों के शासन से शिकायत हुई थी, उसको देखें। इससे क्या होगा, ये चीज़ें अच्छे से समझने में आसानी रहेगी, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आएंगी।
सबसे पहले हम देखते हैं शासकों के बारे में कि शासकों को अंग्रेजों से क्या शिकायत थी। शासकों को या राजाओं को, शासकों को या राजाओं को क्या शिकायत है। अब दोस्तों राजा के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, राजा के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसका राजपाट। अगर उसकी राजगद्दी चली जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अभी मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने 100 सालों में भारत के 2/3 भाग पर क्या है कब्जा कर लिया था। अब कब्जा कर लिया था मतलब राजा को हटा देंगे, अब राजा एक आम इंसान बन जाएगा। एक राजा जो सदियों से राज करता हुआ आ रहा है, अब उसे हटा देंगे तो उसके मन में असंतोष पैदा होगा। ठीक है, अब ये अंग्रेज जो थे राजाओं को हटाने के लिए 2 नीतियों का काम में लेते थे। किस तरीके से ये अंग्रेजों को हटाते थे, तो एक तो होती थी सहायक संधि, एक होती थी सहायक संधि। अब सहायक संधि में दोस्तों, सहायक संधि को लेके आने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। अब हुआ क्या था कि सहायक संधि के अंतर्गत यह क्या होता था कि राजा जो था ना, राजा को बाह्य आक्रमण के प्रति सुरक्षा देने का वादा करते थे अंग्रेज। बोला अंग्रेज हम तुमको क्या है कि हमारी सेना की एक टुकड़ी देंगे जो तुम्हारी राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगी। बदले में तुम्हें क्या करना होगा कि इस सेना की टुकड़ी का खर्चा उठाना होगा और साथ ही साथ अपने दरबार के अंदर एक हमारे प्रतिनिधि को नियुक्त करना होगा। एक हमारा प्रतिनिधि जो पॉलिटिकल एजेंट कहलाएगा, वो यह देखेगा कि आप संधि की शर्तों को पूरी तरीके से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। तो सहायक संधि से क्या होता था दोस्तों, राजा की बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती थी और उसे राज्य में अपने एक पॉलिटिकल एजेंट, एक पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त करना पड़ता था। अब दोस्तों एक राजा के लिए सबसे बड़ी डर या सबसे बड़ी समस्या क्या होती कि कहीं दूसरा राज्य का राजा उस पर आक्रमण करके उसका राज्य हथिया ना ले। तो यह काम जो था, यह डर जो है वो खत्म किसने कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि से। इन्होंने क्या कह दिया कि अब बाहरी सुरक्षा, तुम्हें बाहरी सुरक्षा कौन देगा, हम देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। तो यह बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित कर दी कि इन्होंने अंग्रेजों ने सहायक संधि से, और साथ ही साथ में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया उनके दरबार में। अब दोस्तों सहायक संधि जो थी, इससे क्या है, अंग्रेजों ने क्या है भारतीय राजाओं से क्या है दोस्ती कर ली थी और राजस्थान में लगभग सा 1823 ईस्वी तक राजस्थान की सारी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ में या कंपनी के साथ में संधि कर ली थी। तो इस संधि के बाद में अंग्रेजों ने एक बार राजाओं से दोस्ती स्थापित कर ली थी। अब दोस्ती स्थापित करने के बाद अंग्रेजों की नीयत अगली क्या होती थी कि कैसे इस राज्य को अपने राज्य में विलय कर ले, कैसे किसी दूसरे राज्य को हड़प ले, या कैसे किसी राज्य को अपने राज्य में मिला ले। तो इन्होंने दूसरी नीति अपनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य की विलय नीति, राज्य की विलय नीति, या आसान शब्दों में राज्य हड़पो नीति भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी यह कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी यह नीति कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 ईस्वी में इसे लेके आया था। दोस्तों इस नीति के अनुसार कोई भी राजा बगैर किसी पुत्र के यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका राज्य जो है वह अंग्रेजों के राज्य में विलय हो जाएगा, या अंग्रेज क्या करेंगे उसके राज्य को हड़प लेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स मतलब खत्म हो जाना। अब इस संधि के तहत दोस्तों 1848 ईस्वी में ही
सबसे पहले सतारा जो राज्य था, महाराष्ट्र का सतारा राज्य, उसको अंग्रेजों ने क्या अपने राज्य में मिला लिया। और 1853 ईस्वी में झांसी को क्या है अपने राज्य में मिला लिया था। दोस्तों झांसी की रानी जो थी उनके कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक पुत्र गोद लिया था। उस गोद लिए हुए पुत्र को अंग्रेजों ने राज्य का उत्तराधिकारी, झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था। इसलिए 1853 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, झांसी को भी क्या है अपने शासन में, अपने राज्य में, अपने अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों यह दो नीतियां जो अपनाई थी अंग्रेजों ने, इससे क्या है लगभग से भारत के 2/3 हिस्सों पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब दोस्तों जो शासक थे हमारे, इनके लिए समस्या क्या हो गई, इन्होंने क्या है कि अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरीके से खो दिया सहायक संधि के द्वारा, और कई स्थितियों में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना राज्य भी खो दिया। अब दोस्तों शासकों के बाद में अगला वर्ग आता है अपना सामंत वर्ग। अगला वर्ग क्या आता है, सामंत। मैंने आपको पहले बताया था कि सामंत कौन होते हैं, किसी भी राजा के राज्य में छोटे छोटे भाग पर शासन करने वाले क्या कहलाते हैं, सामंत। और इनका सरदार जो है राजा के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, साथ ही साथ राजा को यह सामंत कर देते हैं और साथ ही सेना की टुकड़ी भी उपलब्ध करवाते हैं। तो यह जो थे, यह व्यवस्था जो एक बड़े राज्य के अंदर छोटे क्षेत्र के अंदर शासन करने वाले सामंत कहलाते थे, और ये पूरी व्यवस्था सामंत व्यवस्था कहलाती थी। अब ये जो सामंत थे, यह अपने छोटे राज्य के अंदर या अपने छोटे क्षेत्र के अंदर अपने हिसाब से शासन करने के लिए स्वतंत्र होते थे। बदले में इन्हें राजा की सिर्फ क्या है कि दो जगह मदद करनी होती थी, एक तो कर में और दूसरा अपनी एक सैनिक सहायता के रूप में। कर के रूप में क्या होता है ना, यह हर वर्ष एक बार राजा के दरबार में जाके उपस्थित होंगे, और सैन्य सहायता के रूप में जब भी राजा किसी युद्ध को करेगा तो वहां पर क्या है, सैनिक सहायता देंगे। तो दोस्तों यह सामंत जो थे, यह अपने क्षेत्र में राज करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इनके अधिकारों को क्या छीनना शुरू कर दिया। अब तो ये जो सामंत होते थे, यह क्या है, राजा को सैनिक सहायता उपलब्ध करा देते। अब सहायक संधि के अंतर्गत क्या हुआ कि राजा को बाह्य आक्रमणों से निश्चिंतता मिल गई कि मेरे ऊपर कोई बाहर से आक्रमण नहीं करेगा। तो बाह्य आक्रमण करेगा भी तो क्या है कि मेरे को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या अपनी सेना देगी, तो राजा को सेना रखने की जरूरत नहीं थी। अब राजा को सेना रखने की जरूरत नहीं थी, तो सामंत जो उसे सैनिक सहायता देते थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सामंतों को अब क्या है, सेना रखने की जरूरत नहीं, तो सेना जो है उसकी क्या रहेगी, आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इनको क्या है, अब कोई काम ही नहीं रहेगा। पहले तो ये सेना रखते थे जिससे क्या राजा इनसे पूछ रखता था या इनको कुछ अधिकार देता था या इनकी बात सुनता था। अब राजा को इनकी जरूरत ही नहीं है सामंतों की, तो राजा इनकी क्यों बात सुनेगा। अब दूसरी बात आती थी कर वसूली की। अब कर वसूली का कार्य जो तो अंग्रेजों ने किसको दे दिया था, अंग्रेजों ने दे दिया था जागीरदारों को। जागीरदारों को जमीन का मालिक बना दिया और उन्हें बोल दिया कि आप हमें एक निश्चित मात्रा में कर लेके दो और उसका एक भाग आप रख लेना। तो अब कर वसूली का कार्य भी क्या सामंतों से छिन गया। तो ऐसा हुआ क्या कि सामंत वर्ग जो था यह अब क्या है, पहले जैसी प्रतिष्ठा वाला नहीं रहा। इनके अधिकार कम हो गए, ना तो इनको सेना रखनी, ना इनको पास कर वसूली का काम है, तो इनके पास ना अब अधिकार है, ना कोई पहले जैसा मान मर्यादा। तो यह क्या है कि अंग्रेजों के प्रति क्या हो जाते हैं, गुस्सा या अंग्रेजों के प्रति नफरत का भाव पैदा हो जाता है। तो दूसरा वर्ग जो है सामंत वर्ग, इनमें क्या है, अंग्रेजों के प्रति आक्रोश पैदा हो जाता है। इसके बाद दोस्त अगला वर्ग दोस्तों आता है व्यापारी का। मैंने पहले आपको बताया था कि अंग्रेज जो आए थे पहले व्यापारी के रूप में आए थे, बाद में क्या बन गए थे, शासक। तो जो भी व्यापारी होते थे इनका अंग्रेजों ने क्या करना, इनका अंग्रेजों ने शोषण करना शुरू कर दिया था। मतलब अब व्यापारी मुनाफा कैसे कमाता है, कम में खरीदता है, ज़्यादा में बेचता है। अंग्रेज क्या करते थे कि इन व्यापारियों को ज़्यादा में खरीदने के लिए, ज़्यादा कीमत पे खरीदने के लिए मजबूर करते थे और सस्ता बेचने के लिए भी मजबूर करते थे। तो इस कारण दोस्तों व्यापारियों को क्या है, घाटा होगा। मतलब पहले आप एक चीज़ जो
10 रुपये में ले रहे थे, वो अब आपको अंग्रेज क्या बोलेंगे, आप उनसे 20 रुपये में लो, और जो आप उनको 10 रुपये में चीज़ दे रहे थे उसकी अंग्रेज कीमत आपको 5 रुपये में देंगे। तो आपका लेने में भी नुकसान हो रहा है और देने में भी नुकसान हो रहा है, तो दोनों जगह से आपको क्या है, घाटा हो रहा है। तो कई व्यापारी क्या है कि इस घाटे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से इनका भी आर्थिक शोषण शुरू हो जाता है। आर्थिक शोषण इनका कैसे होगा कि भाई पहले क्या है कि यह बहुत अच्छे से अपना व्यापार कर पाते थे, अब ये व्यापार नहीं कर सकते, जो पहले मुनाफा होता था वो नहीं हो रहा। अब व्यापारी के साथ में कार्य कौन करते थे, शिल्पी, मजदूर। अब इनके पास क्या होगा, धीरे धीरे काम नहीं रहेगा, क्योंकि व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा, व्यापारी सामान नहीं बनवा पाएगा, तो यह शिल्पी और मजदूर यह धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो इनके पास काम नहीं रहेगा। तो दोस्तों यह शिल्पी और मजदूर बेरोजगार होकर कहाँ जाएगा, यह जाएगा अपने गांव में। अब इसके पास काम है नहीं, तो यह क्या करेगा, किसानी। यह क्या करने लग जाएगा, किसानी, क्योंकि शहर के अंदर जो पहले काम था वो खत्म हो गया, क्योंकि अंग्रेज क्या है, अब आपको पहले जैसा व्यापार नहीं करने दे रहे। अब दोस्तों अगला वर्ग आता है अपना किसान वर्ग। अब किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या होती थी लगान की। किसकी, लगान की, मतलब जो भूमि कर देना पड़ता था, जो किसान पैदावार करता था उसका एक भाग उससे किसे देना पड़ता था, शासक को देना पड़ता था या अंग्रेजों को। आप दोस्तों आप लोगों ने लगान पिक्चर देखी होगी। लगान पिक्चर में आमिर खान और वो अंग्रेजी जनरल, इन दोनों में बात होती है। अब आमिर खान जो गांव के मुखिया के रूप में आता है और राजा से क्या कहता है कि भाई बरसात हो नहीं रही, हम लोग लगान देने की स्थिति में नहीं है, आप हमारा कर माफ़ कर दो। लेकिन वो अंग्रेजी जनरल क्या कहता है कि तुमको 3 गुना लगान देना पड़ेगा, तुमको 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो होता क्या था कि अंग्रेज जो लगान वसूलने की नीति अपनाते थे बहुत कठोर अपनाते थे। यह किसी भी प्रकार की कोई दया नहीं बरतते थे। मतलब इन्होंने कह दिया कि 10 तारीख को हमको यह लगान चाहिए, मतलब चाहिए। अगर किसान नहीं दे पाया या पूरी मात्रा में नहीं दे पाया तो क्या करेंगे, उसकी ज़मीन जब्त कर ले, उसकी ज़मीन जब्त कर ले। अब किसान की अगर ज़मीन चली जाएगी तो करेगा क्या। तो अंग्रेजों ने जो कर वसूली की कठोर नीतियां अपनाई उसकी वजह से किसान की ना सिर्फ ज़मीनें गई बल्कि ये बहुत ज़्यादा गरीब भी हो गए थे। अब पहले से ही जो शहरों में शिल्पी मजदूर थे वो भी गांव में आके बसे, तो वो भी किसानी करते थे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, यह किसान क्या है, अपनी ज़मीन भी खो रहा है, साथ ही साथ और गरीब हो रहा है क्योंकि ये लगान देने में सक्षम नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों भारत के अंदर जो गरीबी है इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, यह जो किसानों की दुर्दशा हुई, जो किसानों की अत्यधिक लगान देने से दुर्दशा हुई। कई किसानों की ज़मीन चली गई और कई किसान जो है वो कहीं के नहीं रहते थे, जितना पैदा करते थे उतना दे देते थे। इस वजह से इनकी स्थिति में जो ये दरिद्रता आई, यह किसकी वजह से आई, अंग्रेजों की वजह से, जो आज भी कायम है। तो दोस्तों अब आपने देखा शासक वर्ग के, सामंत वर्ग के, व्यापारी वर्ग के, शिल्पी वर्ग के, किसान वर्ग, इन सभी के मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन के प्रति क्या पैदा होगा, आक्रोश। तो जो अंग्रेजों का जो 100 वर्षों का शासन था उसमें ये सभी वर्ग जो थे यह अंग्रेजों से क्या है, बुरी तरीके से गुस्सा थे, बुरी तरीके से उनसे नफरत करने लगे, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग को क्या है कि बुरी तरीके से बर्बाद किया। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कारण आता है सामाजिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण। इसके तहत क्या हुआ था दोस्तों, सामाजिक कारण का मतलब अंग्रेजों ने क्या है, अंग्रेज कभी भी भारतीयों के साथ घुले मिले नहीं। अंग्रेज दोस्तों भारतीयों को या तो कुत्ता बुलाते थे या भारतीय सैनिकों को सुअर बुलाते थे। तो वो कभी भी भारतीयों के साथ में क्या है कि अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, हमेशा उनको क्या है कि बेइज्जत करते रहते थे। दोस्तों अंग्रेजों ने क्या है कुछ सामाजिक सुधारों को लागू किया, जिससे क्या है कि आम भारतीय के जीवन पर क्या है बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। भारतीयों को अपने रीति रिवाज, अपने
परंपराओं को छोड़ना पड़ता था। उसकी वजह से भी एक असंतोष की भावना पनपी थी। अब साथ ही साथ में दोस्तों जो कंपनी के लोग आते थे, इनके साथ में पादरी आते थे। इनके साथ कौन आते थे? पादरी या ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले गुरु। पादरी कौन होता है? ईसाई धर्म के अंदर प्रचार करने वाला गुरु। अब यह क्या है कि यह हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, इनका क्या है, मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि आपको भगवान ने सजा दी है इसलिए आपको हिंदू बना दिया या आपको मुसलमान बना दिया, आप एक अच्छे धर्म में जाओ ताकि ईश्वर आपसे खुश हो। भारत के देवी देवताओं का, इन सब का मजाक उड़ाते थे, भारत की रीति रिवाजों का इनका मजाक उड़ाते थे और अपनी पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य संस्थाओं को जबरदस्ती भारतीयों पर थोपते थे। इससे भारतीयों को क्या लगता था कि उनके धर्म को क्या है, खतरा है अंग्रेजी शासन से। तो यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण था जो भारतीयों के मन में क्या था, एक असंतोष की भावना पैदा कर रहा था। तो दोस्तों यह सब जो है यह कारण थे। सबसे पहले शासकों को क्या था, राजपाट चला गया था, उनको क्या है एकदम अधिकारहीन कर दिया था। इसके बाद सामंतों की मान मर्यादा जो थी वह पहले जैसी नहीं रही। इसके बाद व्यापारी वर्ग का क्या आर्थिक शोषण हुआ बहुत बड़े स्तर पे और किसानों का भी क्या हुआ, आर्थिक शोषण हुआ। साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के अंदर भी क्या है, दखल देना शुरू कर दिया था। तो यह सब जो कारण थे वह आम कारण थे जो क्या है कि ज्वालामुखी को उबालने में मदद कर रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ कि ज्वालामुखी का ढक्कन खुल गया और लोगों का गुस्सा एक साथ फूटा और 1857 की क्रांति हुई। तो अब दोस्तों आप अपने आते हैं तात्कालिक कारण पर। अब दोस्तों किस पे आते हैं? तात्कालिक कारण पर। तात्कालिक कारण, जो कारण जिसकी वजह से क्रांति शुरू हो गई थी, यह कारण क्या था दोस्तों? चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस। अब दोस्तों हुआ क्या था कि 1857 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल था, यह था लॉर्ड कैनिंग। आपको ये याद रखना है नाम। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने एक नई प्रकार की राइफल लेके आया, एक नई प्रकार की राइफल। पहले जो राइफल यूज होती थी वह ब्राउन बेस कहलाती थी। अब इन्होंने क्या है, इसको एनफील्ड राइफल से बदल दिया था। एनफील्ड राइफल से बदल दिया था। अब दोस्तों इस एनफील्ड राइफल के अंदर एक कमी क्या थी कि इसके अंदर जो कारतूस भरा जाता था, जो कारतूस डाला जाता था, उसको उस पर कुछ चर्बी लगी होती थी। तो उस चर्बी को क्या है, खुरेद के निकालना होता था। उस चर्बी को क्या है, खुरेद के, दांत से आपको खुरेद के निकालना होता था। अब दोस्तों यह जो कारतूस में चर्बी थी, यह ऐसा कहा जाता है कि यह चर्बी गाय और सूअर के मांस से बनाई जाती थी। यह जो चर्बी होती थी, जो कारतूस से चर्बी लगी होती थी, यह चर्बी गाय और सूअर की होती थी। चर्बी वाला कारतूस जब भारतीय सैनिकों को पता चला कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, तो हिंदू और मुसलमान दोनों को बड़ा गुस्सा आया। उन्हें ऐसा लगा कि अंग्रेज जो है हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। अंग्रेज पहले ही क्या है कि धार्मिक विचारों को थोप रहे थे। पादरी जो थे वह हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाते थे, साथ ही साथ अपनी पाश्चात्य संस्कृति को क्या है, जबरदस्ती थोपते थे। तो अब जो था, यह गाय जो है, यह हिंदुओं के लिए क्या है, पूजनीय है, गाय हमारी माता है। और जो सूअर है, यह सूअर क्या है, इस्लाम में हराम। तो कोई व्यक्ति गाय और सूअर का, यदि कोई हिंदू अगर गाय का सेवन कर रहा है या कोई मुसलमान अगर सूअर का सेवन कर रहा है, तो दोनों के लिए क्या होगा, ये बहुत बड़े पाप जैसा होगा। तो दोस्तों
सैनिकों को क्या लगा कि अंग्रेज हमारा क्या है, पूरी तरीके से धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और हमें क्या है, ईसाई बनाना चाहते हैं। तो इस कारण दोस्तों एक बहुत बड़ा असंतोष पैदा हुआ सैनिकों के मन में, एक बहुत बड़ा असंतोष पैदा हुआ सैनिकों के मन में। और इसी को दोस्तों क्या मानते हैं, तात्कालिक कारण क्या है, चर्बी वाला कारतूस। चर्बी किसकी है, गाय और सुअर की। गाय जो है हिंदुओं के लिए पूजनीय है, जबकि सुअर मुसलमानों के लिए क्या है, हराम। तो इनकी चर्बी का अगर कारतूस में उपयोग किया गया तो उससे क्या है कि सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को बहुत गुस्सा आया और उन्हें ऐसा लगा कि अंग्रेज ये कंपनी उनके धर्म पर क्या है, प्रहार कर रही है। तो यही दोस्तों तात्कालिक कारण बना। अब दोस्तों क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई वो देखते हैं। पहली घटना दोस्तों, क्रांति से जुड़ी हुई सबसे पहली घटना जो हुई थी वो हुई थी बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में, यह दोस्तों बंगाल में स्थित थी। अब दोस्तों 29 मार्च 1857 को एक मंगल पांडे नाम का सैनिक, मंगल पांडे नाम का सैनिक, यह चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर देता है। लेकिन अंग्रेजी अधिकारी क्या करते हैं, इस पर जोर जबरदस्ती करते हैं। इस पर मंगल पांडे को क्या है, बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बंदूक उठाता है, वो राइफल उठाता है और निशाना लगा देता है अंग्रेजी अधिकारियों पे, और वहीं पर 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर देता है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे जो है वह चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर देता है, लेकिन अंग्रेजी अधिकारी उससे जबरदस्ती करते हैं। तो मंगल पांडे गुस्से में आकर 2 अंग्रेजी अधिकारियों को, लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन, इन दोनों की क्या है, हत्या कर देता है। दोस्तों अब क्या होता है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा क्या है, फांसी दे दी जाती है। अब तो दोस्तों यह थी पहली घटना 1857 क्रांति की शुरुआत से पहले की। होता क्या है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी में मंगल पांडे नाम का सिपाही क्या है, मना कर देता है इन चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से। इसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या दे दी जाती है, फांसी। इस बात से एक गहरा असंतोष पैदा हो जाता है बाकी सैनिकों के मन में। अब होता क्या है दोस्तों, क्रांति की जो शुरुआत हुई वह हुई मेरठ घटना से। मेरठ घटना, अब दोस्तों 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ छावनी के अंदर सेना की एक टुकड़ी चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर देती है और विद्रोह कर देती है। साथ ही साथ में वहाँ उपस्थित सभी अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करके मेरठ तोपखाने पर अपना अधिकार जमा लेती। और दोस्तों यह जो सेना की टुकड़ी थी, यह मेरठ छावनी को लूट के दिल्ली की तरफ क्या कर जाती है, कूच कर जाती है। यह दिल्ली कूच कर जाती है और 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचकर वहां उपस्थित अंग्रेजी सैनिकों पर हमला कर देती है और जाकर मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह
बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर देती है या को भारत का सम्राट घोषित कर देती है और उन्हें क्रांति का नेता भी बना देती है, क्रांति का नेता घोषित कर देती है। तो दोस्तों मेरठ की घटना में क्या हुआ था, 10 मई 1857 ईस्वी में सेना की सिपाहियों की एक टुकड़ी क्या करती है, चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर देती है और कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करके मेरठ छावनी के तोपखाने का अधिकार कर लेती है। फिर उस छावनी को लूट के ये कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली जाकर यह बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर देते हैं। और इसी मेरठ घटना को दोस्तों 1857 की क्रांति का आगाज माना जाता है, 1857 क्रांति का आगाज माना जाता है। मतलब इसी घटना से यह माना जाता है कि 1857 क्रांति शुरू हो गई। अब दोस्तों यह जो 1857 में क्रांति होनी थी, यह क्या है, एक योजनाबद्ध तरीके से होनी थी। 1857 की क्रांति की योजना, क्रांति की योजना। अब दोस्तों 1857 में जो क्रांति होनी थी, इसकी योजना जो बनाई गई थी, यह बनाई थी नाना साहब और अजीमुल्ला खां द्वारा। नाना साहब और अजीमुल्ला खां द्वारा लंदन में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी, लंदन में। और दोस्तों इन्होंने क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को निर्धारित किया था। ये कमल जो था, इसका अर्थ ये होता था कि एक सेना की टुकड़ी से दूसरी सेना की टुकड़ी में एक कमल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह संदेश जा रहा है कि हम क्या है, विद्रोह करने वाले हैं, या क्रांति का संदेश जा रहा था। कमल एक सेना की टुकड़ी से दूसरी सेना की टुकड़ी में जाता, जबकि रोटी जो थी यह एक गांव के चौकीदार द्वारा दूसरे गांव के चौकीदार को दी जाती थी। मतलब यह गांव वालों को संदेश पहुंचाया जाता था क्रांति का। सेना की टुकड़ियों में कमल के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था, जबकि गांव से गांव में संदेश जो था वो चौकीदार द्वारा रोटी भेजकर पहुंचाया जाता था। कमल और रोटी क्या थे, क्रांति के प्रतीक। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस क्रांति की योजना किसने बनाई थी, नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने। अब दोस्तों इन्होंने जो तारीख निर्धारित की थी क्रांति की, वो कही थी 31 मई 1857 क्रांति की तारीख। लेकिन क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि जो मेरठ छावनी में सैनिक थे, उनके मन में इतना आक्रोश पैदा हो जाता है कि वह 31 मई तक नहीं रुकते हैं, वह 10 मई को ही क्या है, विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। अब दोस्तों जब ये 10 मई को जब ये विद्रोह की शुरुआत हो जाती है, तो बहादुर शाह जफर क्या है, फिर विभिन्न स्थानों पर अपना पत्र भेजते हैं और अलग अलग जगहों जैसे कानपुर, झांसी, लखनऊ, बिहार, इन सभी स्थानों पर संदेश भेजते हैं और क्रांति को शुरू करवाते हैं। अब दोस्तों जब यह क्रांति की लहर भारत में चल रही थी, तब राजस्थान भी इस क्रांति से अछूता नहीं रहा और राजस्थान में भी इस क्रांति की शुरुआत होती है। अब राजस्थान की क्रांति में कैसे शुरुआत होती है, चलो देखते हैं। राजस्थान में क्रांति। अब दोस्तों राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजों की कौन कौन सी छावनियां यहाँ स्थित थी और अंग्रेजों के कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। हमारे लिए परीक्षा में महत्वपूर्ण है कि यहाँ राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियाँ थी और राजस्थान में ही अंग्रेजों के 5 पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इनका नाम जो है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल,
भारत का गवर्नर जनरल या जीजी। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और क्रांति के समय ही राजस्थान का एजीजी, राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल था जो भारत पर कंपनी का प्रतिनिधि था, और भारत पर राजस्थान पर कंपनी का जो प्रतिनिधि था वो क्या कहलाता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसका नाम क्या था? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस, अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना कि क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अब दोस्तों अंग्रेजों की 6 छावनियां थी राजस्थान में क्रांति के समय। अंग्रेजों की छावनियां, अंग्रेजों की सैनिक छावनियां। सबसे पहली कौन सी थी? एरिनपुरा। एरिनपुरा ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और यहाँ पर दोस्तों कौन सी सेना की टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। इसके बाद दूसरी दोस्तों थी नसीराबाद। नसीराबाद यह कहाँ स्थित है? अजमेर में। और यहाँ पर सेना की जो टुकड़ी थी वो कौन सी थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद में सेना की टुकड़ी कौन सी थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसके बाद तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है नीमच। नीमच दोस्तों स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ मेवाड़ का शासन चलता था, तो यहाँ पर जो सेना की टुकड़ी थी वह क्या थी? नीमच छावनी। नीमच छावनी। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अपना चौथा। चौथा क्या आता है? ब्यावर। ब्यावर कहाँ स्थित था? अजमेर में। और यहाँ पर कौन सी थी? मेरवाड़ा बटालियन। मेरवाड़ा बटालियन। इसके बाद दोस्तों पांचवा था देवली। देवली कहाँ स्थित था? टोंक। और यहां पर कौन सी सेना की टुकड़ी थी? कोटा कंटिलजेंट। इसके बाद छठी आखिरी छावनी जो थी वो थी खेरवड़ा। खेरवड़ा यह कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और यहाँ कौन थी? मेवाड़ भीलकोर। मेवाड़ भीलकोर। अब दोस्तों यह 6 जो छावनी है इनको याद कैसे रखोगे? इनको याद रखोगे ऐसे। ए नानी ब्याह दे खेरवड़ा में। ब्याह दे खेरवड़ा में। ठीक है, इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी। ए से क्या हो जाएगा? एरिनपुरा। ना से क्या हो जाएगा? नसीराबाद। ना से क्या हो जाएगा? नसीराबाद। नी से हो जाएगा नीमच। और इसके बाद ब्याह से हो जाएगा ब्यावर। ब्याह 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 से क्या हो जाएगा? ब्यावर। और दे से देवली। और अंत में कहाँ शादी करानी है, कहाँ ब्याह कराना है? खेरवड़ा में। तो आपको ये याद रखने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों यह जो है ये महत्वपूर्ण है सैनिक छावनियाँ। और दोस्तों यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण आती है कि यहाँ 2 छावनियाँ ऐसी थी जो कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेती है। एक तो ब्यावर की और दूसरी खेरवड़ा की।
यह दोनों क्या है, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेती है, जबकि एरनपुरा में होता है, नशीराबाद में भी होता है, नीमच में भी होता है और देवली में भी होता है। अब होता क्या है कि सबसे पहले शुरुआत होती है नशीराबाद में। नशीराबाद में क्रांति होती है 28 मई को, फिर आती है नीमच में, फिर आएगा एरनपुरा में और साथ में देवली में। तो दोस्तों ये जो 4 जगहों पे जो आपकी क्रांति हुई यह हमें पढ़नी। अब साथ ही साथ में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि राजस्थान में 5 पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, वो भी आपको ध्यान रखने। तो मैं आपको 5 पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बता रहा हूँ। पॉलिटिकल एजेंट, सबसे पहले हम देखते हैं मारवाड़ में कौन था। मारवाड़ में था मार्क मेसन। मारवाड़ के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मार्क मेसन। इसके बाद मेवाड़ में कौन था, मेवाड़ में कौन था, कैप्टन शावर्स। तीसरा जयपुर में कौन था, ईडन। फिर चौथा कौन था, कोटा में कौन था, मेजर बर्टन। और अंत में भरतपुर के अंदर कौन था, मॉरिसन। अब दोस्तों यह पॉलिटिकल एजेंट जो थे, यह क्या है, कंपनी द्वारा नियुक्त कंपनी का प्रतिनिधि। जो मारवाड़ में कौन था, मार्क मेसन, मेवाड़ में कैप्टन शावर्स, जयपुर में ईडन, कोटा में मेजर बर्टन और भरतपुर में था मॉरिसन। अब इसमें से जो मार्क मेसन था यह मारा गया था और साथ ही साथ में अपना कोटा का मेजर बर्टन यह भी मारा गया था। यह 2 को क्या है, सर धड़ से अलग कर दिया था और किले के बाहर लटका दिया था। तो दोस्तों अब हमको मुख्य रूप से देखना है कि राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में क्रांति हुई और कैसे हुई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने परिचय लिया कि क्रांति क्या होती है, क्रांति के 1857 क्रांति के कारण क्या थे और उसके बाद में पहली घटना या क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी भारत में। फिर हमने देखा कि राजस्थान के संदर्भ में क्रांति के लिए अंग्रेजों की कौन कौन सी छावनियाँ थी और यहाँ पर कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम देखेंगे कि राजस्थान में जो प्रमुख स्थल है जहाँ पर क्रांति हुई थी कैसे हुई थी और प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो दोस्तों ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।